वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलो इसी होप के साथ स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो कि तुम्हारा चैप्टर 8 है। चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इस सेल में हम लोग क्या देखेंगे? इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि जो सेल है वह कैसे सबसे पहले डिस्कवर किया गया, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल के फंक्शन क्या है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल की क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे वह किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी को बनाता है, कैसे कंप्लीट करता है, कैसे सेल कंबाइन होकर टिश्यू बनाता है, टिश्यू ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन एक ऑर्गन सिस्टम बनाता है, ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। फिर देखेंगे कि क्या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो सेल्स होते हैं क्या सब एक ही टाइप के होते हैं, सबके शेप एक ही जैसे होते हैं, सबके साइजेस कैसे होते हैं। तो इन सब बातों को आज हम देखेंगे इस चैप्टर में। ओके, अच्छा है, बेसिक्स है हमारे चैप्टर्स के, बायो के। बेसिकली तुम कह सकते हो कि ये एक बेसिक चैप्टर है। और चैप्टर तुम्हारे क्लास 8 का चैप्टर 8 है आज। ओके, क्लास 8 में बेसिकली तुम्हें बहुत डीप में जाना नहीं है, तो मैं तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ाऊंगी। लेकिन अगेन जब तुम क्लास 9th में जाओगे तो भी तुम्हें सेल के बारे में पढ़ना है। फिर देन इन क्लास 11th में भी तुम्हें काफी डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो अभी तुम्हारा क्लास 8 है, तो मैं तुम्हें भी बेसिक्स बताऊंगी सेल्स के बारे में जितना तुम्हारे सिलेबस में है। ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ओके, सेल के बारे में। तो सेल क्या है? सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में जाने के पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सेल जो होता है वो हमारे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। यदि तुमसे कोई डेफिनेशन पूछे सेल का, तो तुम ये भी कह सकते हो सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बट सिर्फ ये कहना गलत होगा। इसका यदि हम सही डेफिनेशन बताएं तो हम सेल का डेफिनेशन क्या बताएंगे? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ की मैं बात कर रही हूँ। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ मीन्स क्या? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्मॉलेस्ट यूनिट की यदि बात हम करते हैं तो डेट इज द सेल। अब तुमको मैं एक डिफरेंस समझाती हूँ। कभी कभी तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि स्मॉलेस्ट यूनिट तो हम एटम को भी बोलते हैं, कि यदि हम बात करें कि किसी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट यूनिट या स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं, तुमसे यदि कोई पूछे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स क्या है तो तुम बोलते हो एटम है। तो यही फर्क है कि हम किसी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स की यदि बात करें जो क्या है, नॉन लिविंग है, लाइफ नहीं है, तब क्या कहेंगे? स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड क्या? एटम। ओके, जो कि हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। बट यदि हम सेल की बात करते हैं तो डेट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। स्मॉलेस्ट पार्ट जो भी बोलो तुम, जो क्या है वह हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का है। अब इसी डेफिनेशन से हमें दो बातें जाननी है कि स्ट्रक्चर क्यों बोला मैम आपने और फंक्शनल क्यों बोला। ओके, सेल को आपने स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बताया, तो ये क्यों बताया आपने? एक बार स्ट्रक्चरल बोला, एक बार फंक्शनल बोला। आप क्लियरली ये भी बोल सकते थे कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ बोल सकते थे। तो ये इसलिए बताया स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्योंकि हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, किसी भी बॉडी का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यदि हम यूनिसेलुलर की बात करें, यदि हम मल्टीसेलुलर की बात करें,
अभी हम लोग देखेंगे, जब तुम 9th क्लास में जाओगे तो बायोडाइवर्सिटी भी पढ़ोगे, जिसमें पढ़ोगे प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंगाई, प्लांटा एंड द एनिमला। ओके, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटा और एनिमला जो होता है ना, एक डेवलपमेंट होता है, कैसे कैसे डेवलप हुए ऑर्गेनिजम्स और कैसे कैसे अकॉर्डिंग टू द सेल उनको क्लासिफाई किया गया। अभी उतना डिटेल में तुम्हें जाना नहीं है, इसलिए बेकार का बर्डन में तुम्हें नहीं दूंगी। ओके, बट हाँ, यदि हम बात करें सेल के कि सेल स्ट्रक्चरल यूनिट है, मैं ये बताई तुम्हें, तो इस बेस को हम लोग समझते चलेंगे। ओके, और फंक्शनल यूनिट है, मैंने ये भी बात की। क्लियर? अब तुम बताओ, मैं ये तो बात पहले क्लियर कर चुकी हूँ कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनीवन, या तो एक सेल का बना हुआ है या बहुत सारे सेल का बना हुआ है, किससे मिलके बना? सेल से ही मिलके बना। ठीक है भाई, तो कैसे हुआ फॉर्मेशन, कैसे हुआ किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का? जैसे तुम कोई बिल्डिंग देखते हो, किसी बिल्डिंग की बात करते हो, बड़ा ही कन्वेंशनल एग्जांपल है, हर जगह तुमको यही दिया जाएगा कि हम यदि किसी बिल्डिंग की बात करें तो एक बिल्डिंग अचानक से तो खड़ा नहीं हो जाता है, तो उसको तोड़ते जाओ तो उसका जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट मिलेगा वो तुमको क्या मिलेगा? तो तुम्हें ब्रिक मिलेगा, ईंट मिलेगा। एक एक ईंट को रख के क्या हो जाता है, एक एक ईंट ऐसे ऐसे रखते जाते हो और एक दीवार बन जाता है। एक एक दीवार मिलके क्या करता है? एक रूम बनाता है। एक बहुत सारे फिर रूम मिलके क्या बनाते हैं? एक फ्लोर बनाता है, और एक फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर जो भी हो मिलके क्या बनाता है? एक बिल्डिंग बना देता है। तो इसी तरह से अब ये नहीं सोचो कि ये ब्रिक ऐसा, तो सेल भी हमारा कन्वेंशनली ऐसा ही होगा। ये मैं बात करूंगी इसको क्लियर करने के बाद कि सेल के साइज, शेप्स क्या होते हैं। तो यदि मैं स्ट्रक्चरल की बात करूं तो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो गया? सेल हो गया। ठीक है, सेल मिल मिल के जैसे ईंट मिल के क्या बनाया था? वॉल बनाया था। ये क्या बनाया? टिश्यू बनाया। अभी बनाने की मैं बात कर रही हूँ, स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ। ठीक है, टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे। ऑर्गन मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। और ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाएंगे? पूरा का पूरा बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हमारा जो एक बॉडी है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बॉडी है, बॉडी का स्ट्रक्चर बन गया। मैंने स्ट्रक्चर की बात की, तो जब स्ट्रक्चर की बात की तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या आया? सेल आया। इसलिए मैंने क्या बोला? सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ। अब यदि हम बात करते हैं फंक्शनल यूनिट की, तो तुम देखो हमारा बॉडी, फॉर एग्जाम्पल तुम अपने आप को एग्जाम्पल में ले लो, तुम्हारा बॉडी फंक्शन करता है। ठीक है, हमारा बॉडी जो है वो फंक्शन करता है। बॉडी का एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो बॉडी जो है कैसे फंक्शन करता है, किस बेसिस पे फंक्शन करता है? हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है, तभी तो हमारा बॉडी फंक्शन कर पाता है। मान लो तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो गया तो क्या तुम्हारा बॉडी फंक्शन कर पाएगा? तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम फेल हो गया तो कर पाएगा? सब में एक कोऑर्डिनेशन है। ओके, सारे सिस्टम में, सारे ऑर्गन्स में। तो हम कह सकते हैं कि हमारा बॉडी जो है वह किसकी बदौलत जिंदा है, किसकी बदौलत काम कर रहा है? ऑर्गन सिस्टम की वजह से काम कर रहा है। ठीक है भाई, ऑर्गन सिस्टम की वजह से काम कर रहा है। तो ऑर्गन सिस्टम की यदि हम बात करें तो देयर आर द वेरियस ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी, है ना? कौन कौन से लिख दो चैट बॉक्स में, फटाफट देखती हूँ। और किसी को कोई भी डाउट होगा तो चैट बॉक्स में लिखते रहना। ओके, अभी मैं ऑर्गन सिस्टम की यदि बात करूंगी तो ऑर्गन सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम हुए, रेस्पिरेटरी सिस्टम हुए, एक्सक्रीटरी सिस्टम हुए। तो तुम किसी एक ऑर्गन सिस्टम को पकड़ो, मान लो हम डाइजेस्टिव सिस्टम लेते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? हमारा स्टोमक हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन हुआ, लीवर हुआ, पैनक्रियाज हुआ, तो दुनिया भर के ऑर्गन्स हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। हुई ये बात? ओके, चलो। तो ये ऑर्गन सिस्टम के ऑर्गन के फंक्शन करने से ही ऑर्गन सिस्टम हमारा वर्क कर पाता है। यदि एक भी ऑर्गन फेल हुआ, तुम्हारा लंग्स फेल हो गया, तो क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तुम्हारा स्टोमक फेल हो गया, कर पाएगा? या लिवर खराब हो गया तो कर पाएगा? नहीं वर्क कर पाएगा। तो किस पर डिपेंड हो गया भाई?
ये तो डिपेंड हो गया भाई ऑर्गन पे। और ऑर्गन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ऑर्गन कैसे वर्क किया, जब ऑर्गन्स के टिश्यूज आपस में मिलके काम कर रहे हैं तभी कर पा रहा है ये काम। और टिश्यू कैसे काम करेगा, जब हमारा बॉडी का हर एक सेल एक्टिव होगा, हर एक सेल को ऑक्सीजन मिलेगा, हर एक सेल को ग्लूकोज मिलेगा, हर सेल फंक्शन करेगा तभी टिश्यू फंक्शन करेगा, तभी ऑर्गन फंक्शन करेगा, तभी ऑर्गन सिस्टम करेगा, तो हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फंक्शनल यूनिट हुआ वो क्या हो गया में सेल हो गया। इसी तरह से स्ट्रक्चरल यूनिट भी हो गया, वो क्या हो गया सेल हो गया। तो सेल का बेस्ट एग्जांपल सेल का बेस्ट डेफिनेशन क्या हो गया, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आज के बाद तुमसे जब भी कोई डेफिनेशन पूछेगा तो तुम ये जो है एकदम एप्रोप्रिएट डेफिनेशन है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बताओ कंफ्यूज करोगे, नहीं करोगे? चलो अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी आई थिंक नहीं होनी चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या बढ़ेंगे, ये सेल की जो इतनी कहानियां हो रही है बच्चे, इस सेल के स्टोरी में, इस सेल की कहानी में जो इतनी कहानियां चल रही है, आफ्टर ऑल डिस्कवरी कैसे हुआ, किसने जाना सेल को, ये क्या था सेल। तो मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाती हूँ, साइंटिस्ट के बारे में बताती हूँ कि जो 1665 की जब हम बात करें, मतलब 16वीं शताब्दी की बात करें, तो उस समय एक रॉबर्ट हुक हमारे साइंटिस्ट थे। कौन थे? रॉबर्ट हुक। ओके, रॉबर्ट हुक ने क्या किया, उनको बड़ा शौक था माइक्रोस्कोप्स वगैरह बनाया उन्होंने अपने ही माइक्रोस्कोप्स के अंदर। फिर क्या देखा, बट वो माइक्रोस्कोप्स बहुत ज्यादा डेवलप नहीं था, बट फिर भी उन्होंने खुद का जो इन्वेंशन किया था, खुद का जो माइक्रोस्कोप बनाया था, उसमें उन्होंने बाई चांस क्या देखा, ये जो बार्क होता है, बार्क ऑफ द ट्री, जिसमें कॉर्क होता है, ओके, बहुत सारे बोतल के ढक्कन में भी कॉर्क आता है, हेम्योपैथिक मेडिसिन के जो बोतल होते हैं उसमें भी कॉर्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसका जो ढक्कन होता है। तो उस कॉर्क को उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो क्या देखा कि उसमें छोटे छोटे रूम लाइक, कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर उनको दिखाई दे दिया। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि अच्छा ये तो रूम लाइक स्ट्रक्चर है, ओके। और लैटिन वर्ड में इस छोटे छोटे लिटिल रूम को क्या बोलते थे, सेलुला। ठीक है, तो इसी सेलुला के बेसिस पे उन्होंने क्या किया, इसका नाम क्या दे दिया, सेल। लेकिन एक बात थी कि रॉबर्ट हुक ने जो 1665 में देखा था, वह किस में देखा था, प्लांट में देखा था, ओके। प्लांट का जो कॉर्क होता है या बार्क ऑफ द ट्रीज कह सकते हो, उसमें उन्होंने इस स्ट्रक्चर को देखा था और तब बताया कि अच्छा जितने भी हैं ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सब पे उन्होंने फिर देखना स्टार्ट किया। तो देखे कि अच्छा ये तो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, रूम लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिसका नाम तो उन्होंने सेल दे दिया, बट इसके अंदर उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया क्योंकि उनका माइक्रोस्कोप बहुत ज्यादा डेवलप नहीं था, ओके। फिर बाद में 1674 में, ये 16वीं शताब्दी में ही एंटोन वॉन लीeuwenhoek थे। लीeuwenhoek, ओके। एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने क्या किया, एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने क्या किया, एनिमल सेल्स को देखा, उन्होंने प्लांट सेल को नहीं देखा था। उन्होंने मतलब वो क्या करते थे ना, एक दुकान पे काम करते थे और बहुत सारा वहां पे माइक्रोस्कोप्स रहते थे, तो उन्होंने थोड़ा अपने उनका जो माइक्रोस्कोप था थोड़ा डेवलप था, ओके। और उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में, उन्होंने भी अपने ही माइक्रोस्कोप में देखा और वो क्या किए, जो पॉन्ड्स वाटर होता है उसके एक बूंद पानी निकाला तो देखा कि उसमें बहुत सारे सेल्स जो है, बहुत सारा इस टाइप का स्ट्रक्चर्स के सेल्स जो है वो ऐसे फैल रहे हैं, ठीक है, स्विम कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये जो प्लैक नहीं होता, प्लैक दांत के वो जो पीला पीला चल जाता है, उसको निकाला, उसको भी देखा उन्होंने कि अच्छा ऐसे ही कुछ। तो इस तरह से जो बैक्टीरियल सेल्स थे, इसको उन्होंने नाम दिया बैक्टीरियल सेल, ओके।
बट इन्होंने किस में देखा था एंडोर्मल ओवरलेप ने? एनिमल सेल में। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने 16वीं शताब्दी में, ठीक है, क्या किया था? किसको देखा? सेल का डिस्कवरी हो गया था। अब जो तुमको पढ़ना नहीं है, जब तुम 9th क्लास में जाओगे तो पढ़ोगे इस चीज को। 2 और साइंटिस्ट आए थे, स्लाइडेन एंड स्वान। उन्होंने भी कुछ ऑब्जर्व किया, और उन्होंने जब ऑब्जर्व किया तो क्या देखा? सेल के अंदर न्यूक्लियस को भी देखा। और उन्होंने फिर क्या किया? स्लाइडेन एंड स्वान फिर मिले होंगे कभी, मिलके फिर दोनों ने क्या किया? एक थ्योरी बनाई, सेल थ्योरी, जिसमें उन्होंने बताया कि जो भी सेल्स हैं, आइदर प्लांट सेल और एनिमल सेल्स, आर मेड अप ऑफ द क्या? स्मॉलेस्ट यूनिट, दैट इज कॉल्ड द सेल। और एवरी सेल्स, उन्होंने देखा क्या कि डिवाइड होते हैं सेल, और फिर नए सेल बन जाते हैं, फिर डिवाइड होते हैं और फिर नए सेल बन जाते हैं। तो फिर उन्होंने ये भी बताया अपने सेल थ्योरी में कि एवरी सेल्स इज फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओके, तो इस तरह से ये साइंटिस्ट की थ्योरी निकली, इन्होंने साइंटिस्ट की कहानी निकली। 2 तो तुम्हें फिर पढ़ना है, स्लाइडेन एंड स्वान की थ्योरी नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं बस जस्ट ऐसे ही तुमको बता दूं। अब आते हैं कि ये सेल तो चलो साइंटिस्ट ने ढूंढ लिया, फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद फिर सेल को जब देखा गया तो क्या पाया गया कि हमारे जो सेल्स होते हैं, दे आर फाउंड या दे वैरी इन नंबर। ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, तो इस तरह से अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनमें नंबर ऑफ सेल्स अलग अलग होते हैं। तो इस बेसिस पे सबसे पहले क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स क्या क्लासिफाई किया गया? क्या क्लासिफाई किया गया? सेल को 2 टाइप्स में किया गया। फर्स्ट वन इज द यूनिसेलुलर एंड सेकेंड वन इज द मल्टीसेलुलर। क्लियर? अब यूनि का मतलब ही है क्या? 1 सेल। तो कह सकते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसकी बॉडी एक सेल से मिलकर बनी हुई है, दैट इज कॉल्ड द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी मोर देन 1 सेल्स, बहुत सारे सेल से मिलकर बने हैं, क्योंकि ये क्या है? मल्टी, तो क्या है? मेनी सेल से मिलकर बना हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो ये तुम क्या लिख सकते हो? बॉडी मेड अप ऑफ 1 सेल। और इसमें क्या चाहिए? मल्टी सेलुलर में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। तो इसका क्या एग्जांपल है यूनिसेलुलर का? अमीबा दे दो, बहुत अच्छा एग्जांपल है। पैरामीशियम दे दो, और इसके तो बहुत सारे जो भी तुम देख रहे हो अपने रियल लाइफ में, डॉग है, कैट है, तुम हो, हम है, सब क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इसके एग्जांपल कुछ भी दे दो। इवन तुम्हारे प्लांट्स भी है जो मल्टी सेलुलर है। ह्यूमन बीइंग भी लिख लो। क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्या ये आश्चर्य नहीं हो रहा है कि अभी तो मैम ने बताया कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, वो कैसे सर्वाइव करता है, कैसे फंक्शन करता है? ऑर्गन सिस्टम की वजह से। उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। तो ये तो एक ही सेल का बेचारा बना हुआ है, तो इसका कहाँ टिश्यू, कहाँ ऑर्गन, कहाँ ऑर्गन सिस्टम? कैसे सर्वाइव करेगा ये बेचारा? तो बस वैसे ही जैसे कभी कभी तुम क्या देखते हो, किसी के पास बस एक रूम होता है, तो जिस बंदे के पास एक रूम होता है तो उसका देखोगे किचन भी वही होगा, बेडरूम भी वही होगा, लिविंग रूम भी वही होगा, वो उसी में सर्वाइव करता है। और जिसके पास बहुत सारे रूम होते हैं तो बच्चों के रूम अलग होंगे, लिविंग रूम अलग होंगे, ठीक है, गेस्ट रूम अलग होंगे, ओके, किचन अलग होगा, तो अलग अलग फंक्शन करेंगे अलग अलग रूम जो है। इसमें एक ही सेल्स है, तो मान लो एक अमीबा का मान लो एक एग्जाम्पल ले लीजिए, ये अमीबा है तुम्हारा, तो ये अमीबा का एक सेल जो ही होता है
यही परफॉर्म करता है। डाइजेशन भी यही करेगा, एक्सक्रीशंस भी यही करेगा, एसिमिलेशंस भी, एवरीथिंग क्या हो जाएगा, एक ही सेल्स के द्वारा कंप्लीट होगा। कैसे? मान लो ये अमीबा है, तो ये अमीबा का क्या बोलते हैं इसको, स्यूडोपोडिया। ठीक है, इस स्यूडोपोडिया के पास यदि कोई फूड आता है तो ये स्यूडोपोडिया क्या करेगा, मिलके बना देगा फूड वेपोर्स। क्या बनाएगा, फूड वेपोर्स। ठीक है, ये धीरे धीरे क्या करेगा, फूड को, और इसके अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है, फूड को धीरे धीरे अंदर ले लेगा, चलेगा, फिर स्यूडोपोडिया फ्यूज हो जाएगा। जब ये अंदर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, फूड वैक्यूल से एंजाइम्स रिलीज हो जाएगा और ये डाइजेस्ट हो जाएगा। फिर ये बॉडी के पूरे पार्ट्स में एसिमिलेट हो जाएगा। फिर जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस बच जाएंगे तो यहाँ से स्यूडोपोडिया ब्रेक हो जाएगा और ये सारे एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरह से, और फिर इसी स्यूडोपोडिया से ये चलेगा भी, ये मूवमेंट भी करेगा किसी वजह से, इसी स्यूडोपोडिया की वजह से। इसी स्यूडोपोडिया से रिप्रोडक्शन भी करेगा, ये डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट्स में। जैसे एक अमीबा है, ये अमीबा का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस। तो क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन के समय ये क्या करता है, ये जो न्यूक्लियस है पहले दो पार्ट में बढ़ जाएगा, साइटोप्लाज्म दो भाग में बढ़ जाएंगे। ओके, फिर ये अलग, दो अमीबा बन गए। अगेन यदि इनको डिवाइड करना है तो फिर से अलग अलग हो जाएंगे, ये फिर ऐसे डिवाइड कर जाएंगे। तो इस तरह से एक सेल जो क्या करता है, एक ही सेल डाइजेशन का काम, एक्सक्रीशन का काम और रिप्रोडक्शन का भी काम करेगा। चलो, तो ये बात हो गई यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर की। लेकिन जब हम मल्टीसेलुलर में आएंगे तो क्या होगा, मल्टीसेलुलर में क्योंकि बहुत सारे सेल्स हैं तो उनके तो बस कंफर्ट जोन में वो टिश्यू भी बनाएंगे, ऑर्गन भी बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम भी बनाएंगे। तो ये तो हम पढ़ेंगे मल्टीसेलुलर के बारे में। फिर सेल के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये तो हमने क्या पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स मैंने क्लासिफाई किया सेल को यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अब यदि सिर्फ तुम अपने बॉडी की ही बात करो तो बॉडी के अंदर क्या होते हैं, सेल्स ऑफ द डिफरेंट शेप्स एंड द साइजेस। बहुत अलग अलग तरह के सेल्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, उनकी बनावट अलग अलग होंगे, उनके साइजेस अलग अलग होंगे। यदि मैं बात करूं तो हमारे साइज में दी स्मॉलेस्ट सेल जो होता है, स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है, PPLO। पता है तुमको इसकी साइज कितनी होती है? और सेल के साइज जो होते हैं 1/10 से लेके 1/100 मिलीमीटर तक वैरी करता है। कहां से कहां तक? मिलीमीटर तक। ओके, अब यदि हम PPLO की बात करें तो 0.1 to 0.5 मिलीमीटर। सोच लो कितना छोटा है ये, और इतना छोटा है तो क्या होगा, हमें तो दिखेगा नहीं। लेकिन यदि हम लार्जेस्ट सेल की बात करें, लार्जेस्ट सेल की, तो वो क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रिच का सेल हो जाएगा। और ऑस्ट्रिच का सेल तो बहुत ही बड़ा होता है, वो तुम देख सकते हो 17 सेंटीमीटर। और नॉर्मल जो तुम एग खाते हो, एग, इसको तोड़ते हो तो क्या निकलता है, अंदर में येलो कलर का सब्सटेंस निकलता है, रहता है ना, ये इसका न्यूक्लियस होता है। तो ये तो तुम सेल देख पा रहे हो। तो बहुत सारे सेल बड़े होते हैं। तुम्हारे लॉन्गेस्ट सेल की हम बात करें, तुम्हारे बॉडी में लॉन्गेस्ट सेल मतलब लंबे लंबे सेल्स 90 to 100 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। कौन होते हैं? नर्व सेल्स। कौन है? नर्व सेल्स। ओके, ये तुम्हारा 90 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर लंबे चेन। उसके बाद आरबीसी की यदि बात करो तुम, रेड ब्लड सेल्स, मतलब तुम्हारे बॉडी के अंदर ही तुम यदि देखो तो कितने तरह के सेल्स पाए जा रहे हैं, देख रहे हो कितने डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के सेल हैं। ये आरबीसी तुम्हारे बॉडी में, नर्व सेल्स तुम्हारे बॉडी में, ऑस्ट्रिच का अंडा तुम्हारे बॉडी में नहीं है। ओके, तो ये जो है 90 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। आरबीसी देखो तो 9 मिलीमीटर है। यदि हम एल्गी की बात करें, ग्रीन एल्गी जो होता है, ग्रीन एल्गी, इसका एग्जांपल है पैरा। कैरेट की बात करें तो इसके साइजेस कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। तो तुम ये भी देख सकते हो आसानी से, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर तो विजिबल है ना, उसको तो तुम देख ही सकते हो।
तो ये बातें हैं कि तुम्हारे सेल की जो ये क्या है, साइजेस हैं। देखो साइजेस कैसे वैरी करते हैं। मतलब तुम यदि बोलोगे कि सेल, तो सेल ये मत सोचो कि सेल सब एक ही साइज का है, एक ही शेप का है, ये कभी भी नहीं हो सकता है। सेल के साइजेस में डिफरेंस होते हैं एंड ये कोई मैटर नहीं करता है कि यदि बहुत बड़ा शरीर है, हाथी बहुत बड़ा है तो उसका सेल भी बहुत बड़ा बड़ा होगा, चींटी बहुत छोटी तो उसके सेल्स बहुत छोटे छोटे होंगे। ओके, इट्स डजंट कीप मैटर। बॉडी के साइजेस का सेल पे कोई असर नहीं होता है, कोई इफेक्ट नहीं होता। ओके, अब हम बात करेंगे सेल के शेप्स की। जो हमारा सेल का शेप्स होता है, तुम्हें क्या कन्विंस बनी, तुम क्या सोचते हो कि मैम ने सेल बना दिया तो चल एक सेल बना दिया, हो गया ये सेल है? नहीं, ऐसा कतई नहीं है। और सेल के अंदर मैम बनाएंगी न्यूक्लियस, मैम बनाएंगी क्लोरोप्लास्ट, मैम बनाएंगी माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर तुम क्या जैसे जनरली देखते हो बुक में ऐसे देखोगे प्लांट सेल है, फिर देखोगे ऐसे देखोगे एनिमल सेल है। तो ये कभी नहीं सोचना कि सेल के जो शेप्स होते हैं वह ऐसे ही होते हैं। सेल के शेप्स भी वैरी करते हैं। जैसे हम एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो तुम्हारे ही बॉडी में बात करोगे तो इस तरह के सेल देखे हो कभी? इस तरह का सेल्स देखा है कभी? हाँ, देखो कभी इस तरह के सेल्स, बताओ, है ना? ये है तुम्हारा नर्व सेल्स। क्या है? मतलब ये अभी हम किसकी बातें कर रहे हैं? शेप ऑफ द सेल्स। कैसे हमारे बॉडी में सेल्स के शेप चेंज होते हैं, शेप ऑफ सेल्स। ओके, तो शेप ऑफ सेल्स में क्या होंगे? ये हमारे क्या हो गए? नर्व सेल्स। क्लियर? इसी तरह से हम एक मसल सेल्स की बात करें तो तुम देखना मसल सेल्स ऐसे होंगे। ओके, प्लांट के यदि हम गार्ड सेल्स की बात करें ये तुम्हारा क्या? स्टोमाटा। ये क्या है? स्टोमाटा। ये प्लांट सेल की बात करें, यदि तुम ये आरबीसी की बात करो तुमको ऐसे से दिखाई देगा। ओके, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। यदि तुम स्किन में एपिथेलियल सेल्स की बात करो तो तुम्हें एपिथेलियल सेल्स ऐसे दिखाई देंगे। तो इस तरह से तुम देख रहे हो क्या तुम्हारी ही बॉडी में, या फिर हम प्लांट सेल की बात करें तो उसमें भी अलग अलग तरह के सेल्स पाए जाते हैं। तो तुम्हारी बॉडी में कितने अलग अलग तरह के सेल्स पाए जाते हैं? नर्व सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स है जो स्किन पे पाया जाता है, आरबीसी है। तो देयर आर द डिफरेंट शेप्स ऑफ द सेल्स। बट हाँ, ये अलग बात है कि एक ही तरह के सेल्स मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हमारे न्यूरॉन टिश्यू का फॉर्मेशन होगा हमारे बॉडी में, तो ये सारे के सारे नर्व सेल्स ही मिलकर बनाएंगे। एक मसल सेल्स का फॉर्मेशन होगा तो सारे के सारे इसी तरह के सेल्स हैं। ये नहीं कि एक नर्व सेल्स का सेल्स ले लिया, एक आरबीसी ले लिया, एक डब्ल्यूबीसी को मिला दिया और कुछ और टिश्यूज का फॉर्मेशन कर दिया। इस तरह से नहीं होता है। ओके, एक ही तरह के सेल्स मिलके और एक ही ऑरिजिन्स के सेल्स मिलके एक टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये बातें थी हमारे सेल्स के बारे में। ये हमने क्या पढ़ा? अभी सेल्स के बेसिक्स के बारे में पढ़ा कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, सेल कैसे शेप और साइज में डिफर करते हैं, सेल के साइजेस कैसे वैरी कर सकते हैं। ये जैसे 0.1 मिलीमीटर से जाके 17 सेंटीमीटर तक भी हो सकते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा? सेल्स के कैसे डिफरेंट शेप्स होते हैं जो हमारे ही बॉडी में पाए जाते हैं, अलग अलग शेप्स के सेल्स। ओके, फिर ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स वी कैन क्लासिफाई द ऑर्गेनिजम्स इनटू द यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। नेक्स्ट सेशंस में हम लोग देखेंगे किसके बारे में? सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, जो मेन 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं और उस स्ट्रक्चर की वजह से ही हमारा जो सेल्स है, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स वैरी करता है। क्या क्या उनके कंपोनेंट्स में डिफरेंसेस पाए जाते हैं,
क्या बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जैसे सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द साइटोप्लाज्म। फिर तुमको मैं लास्ट में चैप्टर के एंड में बताऊंगी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में, कि कैसे सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं उनमें कैसे अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिजम्स वैरी करता है सेल। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, तब पढ़ेंगे सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म के बारे में। ओके, तब तक के लिए। और अभी मुझे लगता है कि जो भी मैं पढ़ाई हूँ तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं कुछ समझ में आया होगा तो तुम लोग चैट बॉक्स में लिखते रहो, कमेंट सेक्शन में डालते रहो, मैं रिप्लाई करती रहूंगी। ओके, और आगे के लिए फिर हम लोग रेडी रहेंगे। आगे क्या देखेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो और रिवीजन करते रहो।